प्यारे बच्चों, क्लास 12 दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 विषय मॉडल सेट निकाला गया है, जिसमें से हम लोग अर्थशास्त्र का मॉडल सेट 1 के प्रश्नों को देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्नों को देख लिया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स के विभिन्न विषयों की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को बताएं। तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। मतलब किसी वस्तु का यदि मूल्य बढ़ेगा तो उसका मांग घट जाएगा, अब मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। अब है कि मांग को नियम को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला है आय में परिवर्तन। तो जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। प्रभावित करने वाले तत्व मतलब होता है कब मांग बढ़ेगा, कब मांग घटेगा। तो आय में परिवर्तन मतलब आय जब बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग भी घटेगा। दूसरा है मूल्य में परिवर्तन। तो सामान्यतः कीमत के कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ जाने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या के बढ़ने पर समस्त वस्तुओं की पहले की तुलना में मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या के घट जाने पर मांग कम हो जाती है। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। तो वर्षा के मौसम में छाते तथा बरसाती की मांग होती है। जाड़ा में ऊनी कपड़ों की तथा गर्मी में कूलर, ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ती है। पांचवा है अनुमान में परिवर्तन। तो जब किसी कारण से भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने का अनुमान होने लगता है तो अधिक कीमत पर भी उसकी अधिक मांग होती है। छठा पॉइंट है आय के वितरण में परिवर्तन और सातवां है आदत, रुचि और फैशन में परिवर्तन और आठवां है विज्ञापन में। आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें, ऐसे 8 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट लिखिएगा काफ़ी है। 48 नंबर है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है? तो अल्पकाल में 2 प्रकार के उत्पादन लागतें सम्मिलित है, स्थिर लागतें तथा परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागत मतलब होता है जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ ही स्थिर रहे। यदि आपका उत्पादन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आपका वो लागत लगेगा ही लगेगा, वो स्थिर लागत है। और उत्पादन यदि बढ़ रहा है तो जो लागत बढ़ेगी वो परिवर्तनशील लागत होगा। उत्पादन घट रहा है तो लागत भी कम लग रहा है तो वहाँ परिवर्तनशील लागत हो जाएगा। तो कुल स्थिर लागत क्या है कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः ये स्थिर रहते हैं। एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है उन्हें कुल स्थिर लागत कहा जाता है। कुल स्थिर लागत उत्पादन में आकार से अप्रभावित होती है। उत्पादन स्तर शून्य होने पर भी फर्म को स्थिर लागतों का भुगतान वहन करना पड़ता है। मतलब उत्पादन आपका हो चाहे ना हो, स्थिर लागत आपको वहन करना ही पड़ेगा, लगेगा ही। जैसे अगर आप दुकान खोलते हैं तो दुकान का किराया हो गया, पगड़ी हो गया, दुकान मेज कुर्सी पंखा यदि लगाए तो वो सारा चीज़ आपका जब तक दुकान रहेगा लगा ही रहेगा, मतलब वो स्थिर लागत है। उसके बाद अगर आप कच्चा माल या क्या बोलते हैं माल ला के भरते हैं और उसको फिर सेल करते हैं तो वो आपका जो माल में पैसा लग रहा है वो परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। यहाँ है कुल परिवर्ती लागत जिसको हम लोग टीबीसी कहेंगे। तो कुल परिवर्तनीय लागत का आकार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उत्पादन के आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती जाती है। शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तनशील लागत शून्य होती है, अतः टीबीसी रेखा का आरंभिक बिंदु मूल बिंदु से होगा। उसके बाद कुल लागत। तो एक फर्म की कुल स्थिर लागत टीएफसी तथा कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी को सम्मिलित करने पर कुल लागत प्राप्त होती है। मतलब टीबीसी और टीएफसी को जोड़ देंगे तो मेरा कुल लागत मिल जाएगा। तो कुल लागत का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल लागत का फॉर्मूला बनेगा कुल स्थिर लागत मतलब टीएफसी प्लस कुल परिवर्तनशील लागत मतलब टीबीसी, जो दोनों को जोड़ देगा तो मिल जाएगा हमको कुल लागत। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, चित्र में हम लोग देख सकते हैं कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के बीच संबंध क्या है। तो टीएफसी, टीबीसी तथा टीसी के बीच संबंध को निम्नांकित रेखा चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीधी रेखा जो जा रहा है ये स्थिर है,
मतलब टीएफसी है। ये बढ़ रहा है, कुल परिवर्तनशील लागत है और ये कुल लागत है। चित्र से स्पष्ट है कि टीएफसी तथा टीबीसी रेखाओं को जोड़कर कुल लागत टीसी की रेखा प्राप्त की गई है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी और टीबीसी को जोड़ दिया जाए तो हमें टीसी रेखा प्राप्त होती है। जहां से टीएफसी रेखा निकलती है, टीसी रेखा का आरंभिक बिंदु है। शून्य उत्पादन स्तर पर टीबीसी शून्य होने के कारण टीसी सदैव टीएफसी के बराबर होती है। टीएफसी हमेशा स्थिर होती है और टीसी और टीबीसी रेखाएं परस्पर समांतर रूप से आगे बढ़ती है, क्योंकि टीसी और टीबीसी का अंतर टीएफसी को बताता है, अर्थात टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी या फिर टीबीसी बराबर होगा टीसी माइनस टीएफसी। इस प्रकार एक फर्म के लिए कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। 39 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। परिभाषा है इसका प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती है और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। विशेषता है पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। समरूप वस्तुएं, तो इस बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाइयां समरूप होती है, मतलब एक ही जैसा वस्तु बेचता है। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकास। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फर्म उद्योग से बाजार जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण बाजार नहीं हो जाएगा, बाहर कोई भी फर्म, यहाँ बाजार लिखा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाहर जा सकती, बाहर बाजार का जगह लिख देना है बाहर जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने जाने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अगला पॉइंट है बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो इस बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, अतः कोई क्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तुएं नहीं खरीदेगा। साधनों की पूर्ण गतिशीलता। तो इस प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधन बिना किसी बाधा के एक फर्म से दूसरे फर्म में अथवा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। चौथा है यातायात लागत का अभाव। तो इस प्रतियोगिता में यातायात लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। 50 क्वेश्चन है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को समझाएं। तो आय, यहाँ आप लिखा गया है, इसको आय कर देना। आय के चक्रीय प्रवाह का चार क्षेत्रीय मॉडल। चार क्षेत्रीय मॉडल खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल में आपका विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो खुली अर्थव्यवस्था का है, जिसमें वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होता है। जब एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करता है, तो इसमें देश के बाहर शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व को निर्यात करता है, तो दूसरे देश उसे भुगतान करते हैं। इस प्रकार शेष विश्व से इस देश की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। तो ये आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था में प्रवाह के 5 प्रमुख स्तंभ है। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा है व्यावसायिक फर्म, फिर है सरकार क्षेत्र, चौथा है क्षेत्र, पांचवा है पूंजी बाजार। मतलब इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या क्या है, तो ये है आपका फर्म, ये है आपका पूंजी बाजार, ये है घरेलू क्षेत्र, ये है सरकार, ये है आपका शेष विश्व। तो इसी के बीच मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होते रहता है। तो शेष विश्व क्षेत्र के समावेश होने पर आयात एम व निर्यात एक्स का भी आय के चक्रीय प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। आयातों के होने पर चक्रीय प्रवाह
से आय का रिसाव होता है तथा निर्यात किए जाने पर चक्रीय प्रवाह में आय का अंतरक्षेपण होता है। संतुलन की शर्त। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह में संतुलन की शर्त निम्न प्रकार है। तो ये फॉर्मूला y बराबर c प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, जहाँ पर y जो है वो आपको आय अथवा उत्पादन को बताएगा, c उपभोक्ता व्यय को बताएगा, i है निवेश व्यय, g सरकारी व्यय और x माइनस m जो है वो शुद्ध निर्यात को बताएगा, जिसमें x निर्यात है और m आयात है। 51 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है मुद्रा जारी करना। तो वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट अथवा मुद्रा छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं, मतलब कानूनी रूप से घोषित होता है, उसको कोई भी आदमी अस्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरा है सरकार का बैंक। तो केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। फिर है बैंकों का बैंक। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकों का बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उसके धन की अदायगी कर सके। चौथा है बैंकों का निरीक्षण। तो बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते हैं। पहला है वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस जारी करना। दूसरा है देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार करना। तीसरा है वाणिज्य बैंकों का विलयन, मतलब मिलाना, मर्ज करना, ये सब का, और बैंकों का परिसमापन, ये सारे केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। फिर पांचवा है अंतिम ऋणदाता। छठा है देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। समाशोधन गृह का कार्य है। साख मुद्रा का नियंत्रण करता है। आंकड़े इकट्ठा करने का काम करता है और साथ ही इसके अन्य कार्य भी है, जिसमें कृषि वित्त है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेना है, मुद्रा तथा बिल बाजार है और फटे पुराने नोट वापस लेना है। लास्ट क्वेश्चन है सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है? इसके मुख्य घटकों को लिखे। तो बजट में सरकार की एक वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। यह एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। दूसरे शब्दों में बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है से संबंधित सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को सरकार के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एवं संवैधानिक अनिवार्यता होती है, जिससे मुख्य बजट का दस्तावेज बनता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। सरकारी बजट के मुख्य घटक। तो 2 घटक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। सरकारी बजट के मुख्य घटकों को एक तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ आप तालिका को आप देख सकते हैं। तो ये है आपका सरकारी बजट। इसके 2 घटक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट का 2 भाग में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों को फिर 2 भाग में बांटा गया है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। और वहीं राजस्व व्यय को 2 भाग में बांटा गया है, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। अब इधर है पूंजी बजट। पूंजी बजट को 2 भाग में बांटा गया, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। उसके बाद है आपका पूंजीगत व्यय जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। तो ये इसका चार्ट है सरकारी बजट के घटक के। आगे है उपर्युक्त तालिका या चित्र के माध्यम से हम लोग निम्न चीज को देख सकते हैं। तो राजस्व बजट में सरकार की चालू प्राप्तियों और उन प्राप्तियों से किए जाने वाले व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। इसे राजस्व लेखा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय शामिल होती है।
राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व सम्मिलित है, जबकि राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय तथा गैर योजनागत राजस्व व्यय सम्मिलित होती है। पूंजीगत बजट के अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय शामिल होती है। इसे पूंजीगत लेखा भी कहा जाता है। यह सरकार की वित्तीय आवश्यकता तथा उसकी वित्तीय प्रबंध को भी दर्शाता है। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद सार्वजनिक कर्ज है, जिसे सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है। इसे बाजार ऋण ग्रहण कहते हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में योजनागत पूंजीगत व्यय तथा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय सम्मिलित होते हैं। तो ये थे डीप प्रोजेक्ट के तहत निकाला गया मॉडल सेट इकोनॉमिक्स का सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर। 2 पार्ट में वीडियो था, तो सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।